यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ टीएनसी एग्जाम प्रेप। दोस्तों हम पिछले टॉपिक में थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के इंट्रो पे। आज हम देखेंगे, हम लोगों ने वहां पे पढ़ा कि एनालिसिस का मतलब है क्रिटिकल इवैल्यूएशन और स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and on the basis of those items and the analysis, drawing a conclusion about the interpreting them and using those information to make the goals or to achieve the targets of the organizations, which helps in decision making to the management as well as investors and other outsiders. Right now we have came to this topic एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने से पहले, एनालिसिस के क्या क्या टूल्स हैं उसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, ओके, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, बहुत यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहला बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, ठीक है। सेकंड क्या इंक्लूड होता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L। थर्ड क्या इंक्लूड होता है, थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन अगर इक्विटी में कोई चेंज है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने चेंज किया है, इक्विटी चेंज हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड देन द फाइनल वन, द लास्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स। आप कहोगे सर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यस एक्सप्लेनेटरी नोट्स, क्योंकि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सप्लेनेटरी नोट्स का मतलब है कि अगर सपोज मान लीजिए आपने कोई मेथड चेंज किया, अगर आपने डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। कोई भी ऐसी जेन्युइन इंफॉर्मेशंस जिसको आपने वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने प्रेजेंट किया है और उसके बारे में नोटिंग करना रिक्वायर्ड है, जैसे आपने शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया है वो नोटिंग करने में आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आती हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट किए जाएंगे, वो इस क्वेश्चन में एक पार्ट यहाँ पे इंक्लूड कर देगा, जैसे उसने यूज कर दिया, ये आपने नोट कर लिया, अब उसने इसकी जगह डी ऑप्शन नोट कर दिया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, और उसने पूछेगा विच is the part of financial statement, okay, balance sheet, statement of PL, cash flow statement and fund flow statement, ABCD। उससे पूछेगा A and B, A, B and C, all of the above or only D। will go for A, B and C, not all of the above, क्योंकि fund flow statement किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी हमको इतना बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं सेक्शन 2। ज़्यादा सेक्शंस की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूँ। वो आपको सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए 2-3 सेक्शंस की बस बात करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग सीधे। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 बोलता है कि हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए आप क्या करेंगे, सेम मैनर का, यानी सेम प्रेस्क्राइब्ड मैनर फॉलो करना होगा सभी कंपनीज को, और वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए बनाए जाएंगे। यानी अगर आप सोल ट्रेडर हैं और अपना बैलेंस शीट आप बना रहे हैं,
ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री है, आप कोई भी ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइकिल फॉलो करेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च का फॉलो करेंगे, इनके लिए कंपल्सरी है, कंपनीज के लिए। लास्ट में चलते चलते एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 139, ठीक है, वो कुछ रिक्वायरमेंट्स की बात करता है, रिक्वायरमेंट्स की बात करता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। पहला कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना, वो जरूर हो, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपका बैलेंस शीट बनेगा, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनेगा, यानी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया गया है। तो शेड्यूल 3 इस तरीके से लिखेंगे, जो कंपनीज एक्ट का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ये आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तीनों चीजें स्पेसिफिकली लिखी हुई हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, कि एक जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करे, कोई बात मिसलीडिंग नहीं हो, ठीक है, मिस्टेक्स ना हो, कंप्लायंस उसमें सारे काउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और शेड्यूल 3 के प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का, उसको वो फॉलो करता हो। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट की, ठीक है। मैं एक एक माइक्रो डिटेलिंग में जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल भूल चुके हैं उनके लिए सबसे पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर होता है। जो लोगों ने कॉमर्स नहीं ली थी 11th-12th में, उनके लिए तो बिल्कुल न्यू है, लेकिन इसमें कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे, आपको बहुत इजीली यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं कंपनी का, अभी इसको नोट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं ही रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा बैलेंस शीट मैं ही नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने लिखा बैलेंस शीट, ठीक है, आपने लिखा नेम ऑफ द कंपनी, आप ऊपर लिख सकते हैं नेम, जो भी नेम होगा कंपनी का। मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ, नेम ऑफ द कंपनी। सपोज आपकी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, आप ऊपर लिख दीजिए बैलेंस शीट। आपका जो फॉर्मेट होगा शेड्यूल 3 जो बोलता है, वो बोलता है इस तरीके का आपको फॉर्मेट अडॉप्ट करना है, ठीक है। एक मिनट, स्केलिंग नहीं हो पाई है प्रॉपर, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये आपका जो होगा, ये आपका जो होगा, ये होगा करंट रिपोर्टिंग पीरियड, CRP, करंट रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। यानी इसमें जो भी आपने इस साल का जो भी आपका अमाउंट आया है वो कहाँ पे जाएगा, फिगर्स एट करंट रिपोर्टिंग पीरियड। फिर ये आपका पास्ट रिपोर्टिंग या प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स इसमें जो पिछले साल का, जैसे आपने अगर मान लीजिए करंट असेट में कुछ चीजें निकाली, ठीक है, जैसे सपोज इन्वेंट्री, तो पिछले साल की इन्वेंट्री कितनी थी वो यहाँ लिखेंगे, इस साल की इन्वेंट्री कितनी थी वो यहाँ पे लिखेंगे। ये होता है नोट्स। अगर आपने कुछ भी नोट्स करना तो यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे नोट्स का, और फिर यहाँ पे आपको एक्चुअली बनाना होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देखिए, शेड्यूल 3 क्या बोलता है। सबसे पहले हम जो बनाएंगे वो क्या, देखिए आपको पता है कि हम स्टेटस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी शो करते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर क्या शो करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 मेजर हेडिंग्स आती हैं, 4 मेजर हेडिंग्स। पहला मेजर हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अभी हम माइक्रो डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको ये रिमेंबर रखना है, और रिमेंबर रखने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको रटना नहीं है शेयर होल्डर फंड, देन एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट नहीं। अगर आप ऐसे रटेंगे आप भूल सकते हैं।
जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जब हम लोग लायबिलिटीज वाला सेक्शन बना रहे होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो उसमें हम लोग इनसाइड से आउटसाइड लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। इनसाइड मतलब जो ओनर्स हैं वो इनसाइडर माने जाएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, उनको डिसीजन मेकिंग में वोट करने का राइट होता है शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहले हम लोग इनसाइडर्स ने जो प्रोवाइड किया है मनी, ठीक है, कैपिटल के रूप में, शेयर कैपिटल, वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड को फर्स्ट लिखेंगे। फिर अगर मान लीजिए, ये बहुत मेजर हेडिंग नहीं है, क्योंकि जनरली आप अगर आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें आप इसके रिलेटेड आप जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं पाते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर मान लीजिए आपको पता होगा कि कई बार कंपनीज क्या करती हैं, वो पूरे शेयर का पैसा एक बार में ना लेकर के उसको 2-3 हिस्सों में लेती हैं, यानी पहले एप्लीकेशन मनी, देन अलॉटमेंट मनी, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, ठीक है। तो अगर वो इस तरीके से ले रही हैं, तो अगर आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया है बट एप्लीकेशन मनी अभी उस पर पेंडिंग है, तो वो आप इस जगह पे शो कर सकते हैं। जनरली इसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे। थर्ड जो मेजर हेडिंग आता है, थर्ड वो होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज का, नॉन करेंट लायबिलिटीज का, नॉन करेंट लायबिलिटीज का। और फोर्थ जो मेजर हेडिंग आता है वो होता है करेंट लायबिलिटीज का, करेंट लायबिलिटीज का, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब ऐसी लायबिलिटीज, ठीक है, जिनको आपको लंबे समय, एक डेफिनिट अमाउंट के बाद आपको जिनका पेमेंट करना है, लाइक 4, 5, 10 ईयर्स में आपको रीपे करना, आफ्टर 10 ईयर्स आपको रीपे करना है, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज के नाम से जानी जाती है। करेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटीज, ऐसे ऑब्लिगेशंस जिनको कंपनी को विद इन अ ईयर, एक ईयर के पीरियड में पेमेंट करना है। जनरली ऐसे लायबिलिटीज को हम लोग करेंट लायबिलिटीज यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी ये ओके, करंटली आपके पास, आपको इसको जल्दी से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपने जान लिया, ये 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिखूं ताकि मेरे पास स्पेस बचा रहे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ, चलिए पहला पॉइंट क्या हुआ, शेयर होल्डर्स फंड, बिल्कुल सही। देन सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है बट आपका अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, ठीक है, अलॉटमेंट। फिर थर्ड क्या हुआ, नीचे लिखा हुआ है तो आप देख के बोल सकते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब आप बोलोगे सर वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए हमारे पास नीचे अभी मुझे और बताना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको, और फिर हो जाता है करेंट लायबिलिटीज, ठीक है, करेंट लायबिलिटीज। अब यहां पे आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन आएंगे, ये एक रफ फॉर्मेट है ताकि आपको पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दें फिनेंशियल स्टेटमेंट से। तरीका आपको रटना नहीं है, हम इनसाइड लायबिलिटी से आउटसाइड लायबिलिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपको फॉर्मेट याद रखना, अब इजीली आपको याद हो जाएगा। फिर आप टोटल करते हैं, यहाँ पे टोटल जो भी आएगा प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का। अब इसके बाद जो दूसरा सेक्शन, जो दूसरा ब्रॉड हेडिंग है वो असेट, असेट्स, और असेट्स में आपके 2 तरीके के मेन हेडिंग आएंगे। एक होता है नॉन करेंट असेट का, नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट जनरली टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड असेट को इंक्लूड करता है। नॉन करेंट असेट मतलब ऐसे असेट्स जो लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं, लंबे समय तक आपको बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, इवन गुडविल आपका जो है लॉन्ग नॉन करेंट असेट का पार्ट होगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट, करेंट असेट, करेंट असेट्स। करेंट असेट्स क्या है, करेंट असेट्स का मतलब है ऐसे असेट्स जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कैश है, बैंक है, तो जो कैश या बैंक का अमाउंट है वो करेंट असेट का पार्ट होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आप यहां पे भी टोटल करेंगे। फाइनली आपको पता है कि जो टोटल लायबिलिटीज होगी वो टोटल एसेट के बराबर होगी, और इस तरीके से आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट बन के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक ओवरऑल रफ ड्राइंग है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अभी इनके अंदर हमको सब हेडिंग्स के बारे में बात करना है। जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर्स फंड के अंदर पहला पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है,
ठीक है, शेयर कैपिटल के कौन कौन से एलिमेंट हैं, शेयर कैपिटल के अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हमको सीखनी है। इन सारी चीजों को सीखने के लिए आप हमारे साथ इस चैनल के साथ लगातार बने रहें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लासेस यहीं पे ओवर हैं, हम लोग कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।